आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। लास्ट तक हमने डिस्कस किया था कि आईएसओ क्या होता है, आईएसओ स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि भाई ईएमएस क्या है, इन्वायरमेंट किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इन्वायरमेंट क्या हो सकता है। तो उसमें मैंने आपको कंपोनेंट्स का बताया कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो फोकस किए जाते हैं इन्वायरमेंट में स्पेसिफिकली फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने 5-6 कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए थे, जिसमें वाटर था, यानी वाटर डिस्चार्ज क्या है उस कंपनी से रिलेटेड, उससे रिलेटेड एयर एमिशंस क्या है, फिर उससे रिलेटेड जो है वो सॉलिड वेस्ट क्या जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो हर कंपोनेंट के अगेंस्ट उसका हमने उसका जो हैजर्ड उठाया। अब ईएमएस के अंदर जो आज मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो ये कि भाई एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। अच्छा, इन दोनों में फर्क है और स्पेसिफिकली मैं आज का लेक्चर इस पे क्यों रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो कैंडिडेट्स होते हैं दे गेट इंटरमिक्स्ड विद दीस टू टर्म्स। इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट और इम्पैक्ट को इंटरमिक्स कर जाते हैं और ये चीज असल देखने की है कि व्हाट आर द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट आर देयर इम्पैक्ट्स। ठीक है, तो अगर मैं आईएसओ की बात करूं तो आईएसओ 14001 ये कहता है कि environmental aspect related to some organization are the causes. Aspect means causes और impact means उसका effect। यानी वो कौन सी causes हैं जो कि environment को disturb करती हैं related to some organization। मेरे पास एक मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज माय ऑर्गेनाइजेशन, या दिस इज सम फैक्ट्री, कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है। इससे रिलेटेड वो कौन सी एस्पेक्ट्स हैं जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं और फिर उन एस्पेक्ट का इंपैक्ट क्या आएगा। एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूं कि सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगा कि कॉजेस से मुराद फर्स्ट क्या, एक कंपनी है उसने लगाया है जनरेटर, उसके बाद जनरेटर है और जनरेटर आपको पता है कि जनरेटर इज द प्रोड्यूसर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस का प्रोड्यूसर जनरेटर है, तो ये हो गया उसका एस्पेक्ट। एस्पेक्ट क्या बन रहा है कि जनरेटर एस्पेक्ट बन रहा है, क्यों? बिकॉज़ इट इज प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस एंड दीस ग्रीन हाउस गैसेस इज द पार्ट ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या कर रही है, ये जीएचजीज क्या करेंगी, अल्टीमेटली जब ये एटमॉस्फेयर में जाएंगी या एयर में जाएंगी, दे विल बी द कंट्रीब्यूटर फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग इज द इंपैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो हमने आज जो डिस्कस करना है कि एस्पेक्ट्स क्या होते हैं और उससे रिलेटेड इंपैक्ट क्या होते हैं। कंपनी है, एयर एमिशन निकाल रही है, ये एमिशन जा रही है, ये एयर एमिशन निकाल रही है इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ये ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में एयर में जाके स्टोर हो रही है। ये तो ये एस्पेक्ट यानी एयर के एस्पेक्ट से ये ऑर्गेनाइजेशन एयर को इस तरीके से खराब कर रही है। अच्छा, ये एस्पेक्ट जब एनवायरनमेंट में जा रहा है या एयर में जा रहा है, यानी एनवायरनमेंट के कंपोनेंट में जा रहा है, तो उसका इंपैक्ट क्या लेके आएगा, तो ये कहलाती है इंपैक्ट सिचुएशन। तो आज मैं डिस्कस करूंगा इसी के बारे में कि भाई कौन कौन से कॉजेज हैं जो कि एनवायरमेंटल एस्पेक्ट के तौर पे आपने कंसीडर करने हैं रिलेटेड टू दैट ऑर्गेनाइजेशन, और कौन से इंपैक्ट्स हैं जो उस एस्पेक्ट की वजह से आ सकते हैं। मेन आपको जो इसमें देखना है, आईएसओ 14001 कहता है कि एस्पेक्ट्स मे बी टर्म्ड एज कॉजेज।
एस्पेक्ट को आप कॉजेज पे ले सकते हैं कि क्या वजूहात है जिसकी वजह से कंपनी एनवायरनमेंट को खराब कर रही है, और उन वजूहात की बिना पर इम्पैक्ट का मतलब उसका इफेक्ट क्या है, उसका असर क्या है। तो ये मतलब मैं आपको उसकी डिटेल्स बताता हूँ। अगर मैं बात करूं environmental aspects की, तो एस्पेक्ट्स मैंने आपको बताया, एस्पेक्ट्स आर द कॉजेज, डेफिनेशन बता देता हूं, एस्पेक्ट्स आर द कॉजेज which are produced from the operation of the organization। वो कॉजेज जो कि किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन से जो कॉजेज प्रोड्यूस होते हैं उन कॉजेज को हम एस्पेक्ट कह सकते हैं। तो इसका मतलब वो वजूहात, वो कॉजेज। अब वो कॉजेज किसकी तरह हो सकती है, मिसाल के तौर पर मैं बात करूं, कॉजेज की एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं। एक कॉज ये है कि भाई ये या तो किसी वाटर बॉडी को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, मींस यानी उसका कोई वाटर डिस्चार्ज है, ठीक है। मतलब कॉजेज में एक कॉज क्या ये वाटर को नुकसान पहुंचा रहा है, वही कंपोनेंट जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। एक कॉज ये भी हो सकता है कोई किसी पानी की बॉडी को, वाटर बॉडी, उसका कोई वाटर डिस्चार्ज हो रहा होगा किसी भी एस्पेक्ट से, तो वो वाटर डिस्चार्ज आपने कंसीडर करना है। एक अगर नहीं है तो नहीं कंसीडर करेंगे। नंबर 2 एक कोई ऐसा कॉज या कोई ऐसा, इसको दूसरा एक लिख देता हूं एस्पेक्ट, कोई ऐसा एस्पेक्ट ऐसा भी हो सकता है जो कि एयर एमिशंस में हो सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी जनरेटर की, कंपनी में जनरेटर लगे हुए तो उन जनरेटर से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, जनरेटर से ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस हो रही है। तो वो जनरेटर क्या है, वो जनरेटर कॉज है एनवायरमेंटल डैमेज का। तीसरे नंबर पे क्या कोई ऐसा एस्पेक्ट है जो कि हमारी लैंड पोल्यूशन के लिए क्रिएट कर रहा है, या फिर जिसको हम कहते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड वेस्ट जनरेशन कर रहा है, कोई ऐसा कॉज, ठीक है। इंडस्ट्री का कोई ऐसा या ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऐसा कॉज जो कि सॉलिड वेस्ट की फॉर्म जनरेट कर रहा है। इसके अलावा 2 कॉजेज आपको बताए थे कि क्या कोई ऐसा कॉज है जो वहां के फ्लोरा एंड फौना का डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। या फिर फिफ्थ में लिख देता हूं, द फिफ्थ वन इज क्या कोई ऐसा कॉज है जो कि ह्यूमन डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, ह्यूमन इंटरेक्शन या ह्यूमन डिस्टरबेंस कह रहे हैं इसको। इसकी एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। वाटर डिस्चार्ज एक यूनिवर्सिटी एक इदारा है। अगर मैं बात करूं एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू इंस्टीट्यूशन, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई इदारा है, कोई यूनिवर्सिटी है, कोई इंजीनियरिंग का इदारा है, ठीक है, या जनरल साइंसेस का इदारा है। अब अगर मैं बात करूं कि भाई आप इसकी ईएमएस बनाएं या एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान बनाएं, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि आपने देखना है कि इसका एनवायरमेंटल एस्पेक्ट कौन सा है। अब एनवायरमेंटल एस्पेक्ट रिलेटेड टू दैट इंस्टीट्यूट अगर बात करें किसकी, जहां पे सिर्फ तालीम दी जाती है, एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बच्चों को पढ़ाती है। तो अब इसकी आप जब एनवायरमेंटल एस्पेक्ट लेंगे तो एस्पेक्ट वो कॉजेज हैं जो कि एनवायरनमेंट के अंदर डिस्टरबेंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, बच्चों की तालीम, स्टूडेंट्स की तालीम। सिर्फ इसका मॉडल क्या है इंस्टीट्यूशन का कि वो स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट करता है, पढ़ाता है। तो कॉजेज क्या हो सकते हैं, वही 5 एस्पेक्ट्स या 5 कॉन्टेक्ट्स हम लेंगे
इनको हम सामने रखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये एस्पेक्ट है, ऐसा कोई एस्पेक्ट है हमारे पास जिससे वाटर डिस्चार्ज हो रहा हो रिलेटेड टू दैट यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब हम एस्पेक्ट देखेंगे इसका। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि ये यूनिवर्सिटी XYZ यूनिवर्सिटी है, कोई भी इदारा है, हमारे कराची यूनिवर्सिटी है, ठीक है, हमदर्द यूनिवर्सिटी है, तो XYZ कोई भी इदारा है। अब इस इदारे से XYZ पर मिसाल के तौर पे इस इदारे के अंदर डेली बेसिस पे एग्जांपल दे रहा हूं, कितने स्टूडेंट्स 3000 स्टूडेंट्स डेली बेसिस पे विजिट करते हैं, मतलब फॉर टीचिंग। सुबह 8:30 में उनकी एंट्री होती है और फिर शाम 4 बजे तक या 2:30 में उनकी छुट्टी हो जाती है। तो ये उनकी टाइमिंग्स है। ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड अब हमें देखना है कि वाटर डिस्चार्ज का एस्पेक्ट क्या हो सकता है। आपको पता है कि इतनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर जब स्टूडेंट्स आएंगे तो अल्टीमेटली दे विल यूज क्या यूज करेंगे, दे विल यूज सैनिटेशन। ठीक है, अपना जो है वो सैनिटेशन के लिए वो टॉयलेट्स इस्तेमाल करेंगे, वॉशिंग एरिया इस्तेमाल करेंगे, वॉशरूम इस्तेमाल करेंगे। तो अल्टीमेटली अगर पर पर्सन वो जो वेस्ट वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, यानी दीज स्टूडेंट्स इनका सैनिटेशन इज द कॉज which produces water discharge, यानी ये वेस्ट वाटर जो है जिसको हम डोमेस्टिक या सैवरेज वाटर कह रहे हैं, ये सैवरेज वाटर इज द एस्पेक्ट which might cause the impact to the environment। ये इम्पैक्ट हम बाद में डिस्कस करते हैं। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि 3000 पर्सन आ रहा है, अगर एक पर्सन 6 लीटर इस्तेमाल कर रहा है पूरे दिन के अंदर, 6 to 7 लीटर पर डे इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका मतलब कितने स्टूडेंट कितना 21,000 लीटर्स पर डे, 21,000 लीटर्स पर डे सैवरेज वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं एवरेज। ठीक है, अगर इतना पर्सन आ रहा है, इतना स्टूडेंट आ रहा है, तो पर डे के हिसाब से 21,000 लीटर्स पर डे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, सैवरेज वेस्ट। सैवरेज वेस्ट वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। अभी 21,000 के क्वांटिटी में या इसकी मिकदार में जो ये वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है, दैट इज द कॉज। ये वो एस्पेक्ट है जो कि एनवायरनमेंट के अंदर जाएगा। ठीक है, तो नंबर 1 में देखा कि कॉजेस वाटर डिस्चार्ज। इसके अलावा और भी हो सकता है, लेबोरेटरीज खुलेंगी हैं, और लेबोरेटरीज के अंदर कोई केमिकल लेबोरेटरी है, कोई बायोलॉजिकल लेबोरेटरी है, तो उसका वेस्ट इट माइट बी डिफरेंट, उसकी शक्ल कुछ और हो सकती है, बट अल्टीमेटली इट इज आल्सो ड्रेन। वो भी ड्रेन से निकल रहा होगा, तो वो आपके पास एक मिक्सर बन जाएगा और तकरीबन इसकी क्वांटिटी आपके पास 25,000 लीटर हो जाएगी। तो आपके पूरा प्रोसेस जो है वो 25,000 या इससे भी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा एस्टिमेटेड है। अच्छा, इसके अलावा एयर एमिशंस की बात किया, इसका कोई एस्पेक्ट जो रिलेटेड टू इंस्टीट्यूशन, रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी। अच्छा, हमें पता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर स्टाफ भी होता है, स्टूडेंट्स भी होते हैं। अब स्टूडेंट पास बाइक्स पे आ रहे हैं, ठीक है, दे आर यूजिंग ट्रांसपोर्टेशन। इसी तरह स्टाफ जो है वो अपनी व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, बसें भी चल रही होती हैं। तो अब फ्लीट है पूरा बसेस का, तो अब वो बसेस दीज आर द कंट्रीब्यूटर टू एयर एमिशंस। अगेन दे आर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वो ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस कर रही हैं। इफ दे आर नॉट प्रॉपर्ली फिट, अगर वो फिट नहीं है, तो अब एक एस्पेक्ट हमारा क्या है कि ट्रैफिक, जो ट्रैफिक यूज हो रही है, ट्रैफिक एमिशंस, ट्रैफिक स्मोक। ठीक है, तो ट्रैफिक स्मोक इज द एयर एमिशन फ्रॉम बसेस। ट्रैफिक एमिशन इज द एनवायरमेंटल एस्पेक्ट। अब कितनी गाड़ियां आ रही हैं, बस क्या डेली के बेसिस पे 1000 व्हीकल्स विजिट करती हैं। अब 1000 व्हीकल्स कितना कार्बन जनरेट कर रही हैं in the air, so these are the environmental aspect of that university। अच्छा, एक और हमारे पास एस्पेक्ट क्या हो सकता है, अगर मैं इसी यूनिवर्सिटी की बात करूं। अच्छा, सॉलिड वेस्ट की शक्ल में जनरेट सकता है। देखिए, सॉलिड वेस्ट को हम फर्दर आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि सॉलिड वेस्ट की बहुत सारी टाइप्स हैं। सॉलिड वेस्ट किस फॉर्म में जनरेट हो रहा है? सॉलिड वेस्ट आपको पता है, कोई भी एजुकेशनल इदारा है तो उसमें सॉलिड वेस्ट ज्यादातर क्या होगा, या तो स्टूडेंट फूड आइटम ज्यादा खाएंगे,
या आपको मिलेगा पेपर प्रोडक्ट मिलेगा, या आपको पेंसिल्स, इंक, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मिलेगा, कंप्यूटिंग का या लेबोरेटरी वेस्ट होगा। तो ये 4-5 टाइप है वेस्ट की जो आपको सॉलिड फॉर्म में मिल रही होगी। या आपको लेबोरेटरी वेस्ट मिल रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड वेस्ट, मेजर आपका कंट्रीब्यूटर क्या होगा, पेपर वेस्ट होगा, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होगा, सीडीज हो गई, ठीक है, और कंप्यूटिंग हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, कंप्यूटर के यूज प्रोडक्ट्स हो गए। इसी तरह स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ज्यादातर फूड खाते हैं, कैंटीन पे चले गए, अब वो फूड आइटम यूज करते हैं, तो आपको ज्यादातर ऑर्गेनिक टाइप ऑफ वेस्ट यहां से मिल रहा होगा। तो दिस ऑर्गेनिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ फूड वेस्ट, ठीक है, फूड आइटम्स, पेपर प्रोडक्ट्स, ये सारा हमारा क्या है, अगेन दिस इज द फॉर्म ऑफ सॉलिड वेस्ट, और ये हमारा है एनवायरमेंटल एस्पेक्ट रिलेटेड टू सॉलिड वेस्ट। एस्पेक्ट क्या है, एस्पेक्ट ये कि फूड आइटम जो बच्चा यूज कर रहा है, फूड आइटम जो स्टूडेंट यूज कर रहा है, इसी तरह स्टाफ जो फूड आइटम यूज कर रहा है, जो पेपर यूज हो रहा है, ठीक है, जो कॉपी बुक्स यूज हो रही है, उसके रविश, उसके जो उसका जो इस्तेमाल शुदा मटेरियल है, दैट इज द एस्पेक्ट व्हिच इज एनवायरमेंटल, व्हिच क्रिएटेड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, जो क्रिएट करेगा। अच्छा, इसी तरह फ्लोरा फाना, वहां पे आपको कुछ फ्लोरा फाना हुआ है, ठीक है, एक माइंड मिनिस्टर, नॉर्मली ये इनसिग्निफिकेंट होता है एजुकेशन इदारों में, वहां पे कोई फ्लोरल एसेट होगा जिसकी वजह से उसको नुकसान पहुंच रहा है, तो हम उसको डिस्कस करेंगे, नहीं तो इस एस्पेक्ट को छोड़ दें। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ऐसा नहीं होगा कि हर एस्पेक्ट इंडस्ट्री के ऊपर फिट हो। बास कंपनीज के अंदर एस्पेक्ट होता ही नहीं। एग्जांपल मैंने आपको दी, प्लास्टिक है, प्लास्टिक पे सॉलिड वेस्ट का एस्पेक्ट लगेगा ही, ठीक है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको रिसाइकल कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह फ्लोरा एंड फाना इज नेग्लिजिबल इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, वहां पे ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा, या अगर कोई जंगल है जिसकी आपने सफाई करनी है तब तो फ्लोरा एंड फाना डिस्टर्बेंस होगी। अच्छा, ह्यूमन डिस्टर्बेंस, ह्यूमन इंटरेक्शन की डिस्टर्बेंस क्या हो सकती है, अगेन एजुकेशनल इदारे के अंदर ये भी बहुत नेग्लिजिबल एस्पेक्ट है, तो हम इसको भी नॉर्मली एज सच कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये चीजें होती हैं एस्पेक्ट के हवाले से, कॉजेस के हवाले से, कि क्या कॉज है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन, इफ इट इज इंस्टीट्यूशन, अगर ये एजुकेशन इदारा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तो ये कैसे नुकसान पहुंचाएगा। अब मैं बात कर लेता हूं एक प्रोसेस इंडस्ट्री, उसका एस्पेक्ट भी देखते हैं। हम बात कर रहे थे एस्पेक्ट्स की। एस्पेक्ट में अभी हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात की थी। अगर मैं इसको पिछले एग्जांपल मैंने आपको बताया था पोल्ट्री, यानी कंट्रोल शेड, एक पोल्ट्री नरिशिंग शेड है, ठीक है, पोल्ट्री कंट्रोल शेड है, जहां पे आपको मैंने बताया था चिकन्स को ग्रो किया जाता है। अब अगर मैं उसकी वही एस्पेक्ट फोकस करूं, क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, ये क्वेश्चन है कि आपसे कहा जा रहा है कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान बनाइए रिलेटेड टू पोल्ट्री कंट्रोल शेड। अब एस्पेक्ट तब्दील हो जाएगा। नाउ यू हैव सम प्रोसेस, तो नहीं कहेंगे, स्मॉल प्रोसेस आपको यहाँ पे मिलेगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई प्रोसेस नहीं था, देयर वाज नो प्रोसेस इन्वॉल्व, जस्ट स्टूडेंट्स आर गेटिंग नॉलेज, ठीक है, वो सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, तो आपको हो सकता है वहां पर कोई स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं मिले, कोई इंडस्ट्री नहीं है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज नॉट एन इंडस्ट्री। तो यहाँ आपको अगर पोल्ट्री कंट्रोल शेड की बात करें तो इट इज अ बिट फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री की एक शक्ल है। तो यहाँ अच्छा, अब अगर इसकी बात करें तो जब आपने इसकी ईएमपी बनानी है तो अगेन यहाँ इससे रिलेटेड एस्पेक्ट क्या हो सकता है, ठीक है, अगेन वही 5 बातें हम लेंगे। अगर मैं फर्स्ट नंबर पे ले लिया मैंने, इफ आई टॉक अबाउट द वेस्ट वाटर, ठीक है, नंबर 2 if I talk about the solid waste, number 3 if I talk about air emissions, if I talk about flora and fauna, and if I talk about human
इंट्रैक्शन। तो ये 5 to 6 पॉइंट्स हैं इनको हमने कंसीडर करना है। अच्छा, पोल्ट्री कंट्रोल से वेस्ट वाटर क्या जनरेट हो सकता है? देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि वेस्ट वाटर का दो किस्म का हो सकता है। एक हमारा वेस्ट वाटर होता है जो मैंने अभी डिस्कस किया, दैट्स इन द फॉर्म ऑफ सेवरेज वाटर। जैसे इसको लिखते हैं, टू फॉर्म ऑफ वेस्ट वाटर जनरेट हो सकते हैं। एक है हमारा वेस्ट वाटर किसकी शक्ल में? सेवरेज की शक्ल में। और दूसरा किस शक्ल में हो सकता है? दूसरा वेस्ट वाटर हमारे पास हो सकता है प्रोसेस वेस्ट वाटर। स्पेसिफिक कोई प्रोसेस हुआ, उसके नतीजे में वेस्ट वाटर जनरेट हुआ। जैसे मैंने आपको बताया, प्रोसेस वेस्ट वाटर विल नॉट बी इन्वॉल्व इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल कार्य में आपको प्रोसेस वेस्ट वाटर नहीं मिलेगा, वहां पे आपको सिर्फ सेवरेज वेस्ट वाटर मिलेगा। तो सेवरेज वेस्ट वाटर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट वाटर। बाहर एस्पेक्ट दोनों ही है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा एस्पेक्ट यहाँ को ज्यादा फोकस हो रहा है। अगर मैं बात करूं वेस्ट वाटर फ्रॉम पोल्ट्री, तो वेस्ट वाटर फ्रॉम पोल्ट्री किस शक्ल में आ रहा है? ये आपको ज्यादातर प्रोसेस देकर नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़ा बहुत पानी जो कि कहाँ इन्वॉल्व हो रहा होगा, जो आप जो चिक्स को फीड दे रहे हैं, जो उसको पानी पिला रहे हैं, ठीक है, वो जो फीडिंग हो रही है उन चिक्स की और उन चूजों की जो फीडिंग हो रही है बाय वाटर, वो एक उससे अगर कोई वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है तो वो एक वेस्ट वाटर की फॉर्म हो सकती है। और दूसरा अगेन यहाँ पे डोमेस्टिक वाटर ज्यादा इन्वॉल्व होगा, क्योंकि अगर उसमें कोई 10 से 12 वर्कर 10 to 15 अगर कितने वर्कर इन्वॉल्व हैं, इफ आई से, ठीक है, कि भाई ये कंट्रोल शेड जो है इसके अंदर 10 to 15 वर्कर डेली बेसिस पे इन्वॉल्व हैं, 10 से 15 वर्कर जो है वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। और प्रोसेस वेस्ट वाटर ऐसा कुछ भी है क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली चिक्स की फीडिंग होती है, तो चिक्स फीडिंग वाटर है। दूसरा क्या है हमारे पास? चिक्स फीडिंग वाटर। तो ये दो शक्लें हैं, ये दो फॉर्म है, ये दो एस्पेक्ट्स हैं, ये वो दो एस्पेक्ट्स हैं which might generate the waste water। ठीक है, ये एस्पेक्ट है। पहले हमने एस्पेक्ट को डिस्कस करना है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में। हमने एस्पेक्ट डिस्कस किया कि भाई इतने वर्कर्स काम कर रहे हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग सेवरेज वेस्ट वाटर, इतनी क्वांटिटी में डेली बेसिस पे इतना सेवरेज वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। चिक्स फीडिंग वाटर है, उनको जो फीड किया जा रहा है उसकी जो रिमेनिंग है, जो पानी जाया हो रहा है, दैट इज आल्सो अनदर फॉर्म ऑफ वेस्ट वाटर। तो ये तो वेस्ट वाटर है जो यहाँ से जनरेट हो रहा है। सो दीज आर द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू वेस्ट वाटर। अगर मैं सॉलिड वेस्ट की बात करूं तो सॉलिड वेस्ट बिल्कुल इस ऐसी इंडस्ट्री जहां पे चिक्स की ग्रोथ हो रही हो, यहाँ पे सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है। सॉलिड वेस्ट में दो चीजें ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो सॉलिड वेस्ट में हमने ये देखना होता है कि वेस्ट किस शक्ल का है, इधर वेस्ट इज हैजर्डस और नॉन हैजर्डस। आया जो हमारे पास वेस्ट जनरेट हो रहा है ये हैजर्डस नेचर का है या नॉन हैजर्डस नेचर का है। यहाँ पे नॉर्मली आपको पता है कि जो कंट्रोल शेड्स होते हैं वहां पे रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, राइस हस्क। ये बताता हूँ कहाँ इस्तेमाल होता है। हमने एक कंट्रोल शेड विजिट किया था, तो उसमें ये था कि जहाँ पे चूजों को या जहाँ पे चिक्स को रखा गया था, तो उनके जहाँ पे वो मतलब भाग रहे थे, क्योंकि इनको मुस्तकिल रनिंग में रखना होता है ताकि इनकी डेथ ना हो जाए। तो राइस हस्क वहाँ उनके जो है ना उस जगह पे, उस फ्लोर पे जहाँ पे वो मूव कराया जा रहा था, वहाँ पे राइस हस्क बिछाया जाता है, मतलब चावलों का बुरादा या चावलों का छिलका। ठीक है, इस चावलों के बुरादे को क्यों बिछाया जाता है? ताकि वो जो उनका एक्सक्रीटा है, जो मुर्गियों का या जो चिक्स का जो एक्सक्रीटा है वो उसके ऊपर स्टोर होता है। ठीक है, और गंदगी ज्यादा ना करे। फिर ये राइस हस्क जब एक बैच चला जाता है, एक स्लॉट चली जाती है, यानी छोटे चूजे लिए हमने, उस
उसको बड़ी मुर्गियों में तब्दील कर दिया, पूरी चिकन बन गई, जब वो पूरी स्लॉट हुई 40-40 डेज के बाद वो बिक गया, तो वो राइस हस्क पे हटता है, यानी आफ्टर एवरी 40 वो राइस हस्क हटाया जाता है, फिर नया राइस हस्क आता है जो उसमें बिछाया जाता है। तो ये राइस हस्क वो जो हटा रहे हैं, दैट इज अनदर एस्पेक्ट which causes impacts on the environment। ये सॉलिड वेस्ट की एक शक्ल है, ये राइस हस्क अच्छी खासी फॉर्म में इकट्ठा होता है, तो दिस इज द फॉर्म ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है। और ये राइस हस्क हैजार्डस होता है, हैजार्डस इन नेचर बिकॉज़ इट कंटेन्स एक्सक्रीटा ऑफ देयर चिक एम्ब्रियोज। वो जो चिक्स होते हैं उनका जो एक्सक्रीटा होता है, उनका जो एक्सक्रीटा होता है वो इसी के ऊपर आके स्टोर होना शुरू होता है, तो इसकी सफाई होती है। और ये राइस हस्क फिर आगे इसके मैं मिटिगेशन बताऊंगा कि मिटिगेशन कैसे की जाती है। सो दिस इज द एस्पेक्ट रिलेटेड टू पोल्ट्री कंट्रोल शेड। अच्छा, एयर एमिशंस यहाँ पे एक जो बड़ा मेजर फैक्टर है एयर एमिशंस का, वो इन द फॉर्म ऑफ, मैंने आपको बताया था, ओडोर की शक्ल के अंदर होता है, ठीक है। ओडोर कैसे? जिस जगह पे पोल्ट्री के कंट्रोल शेड लगाए जाते हैं वहां पे बहुत ज्यादा ओडोर प्रोड्यूस होती है, बदबू प्रोड्यूस होती है। एग्जांपल मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स के अंदर दी थी कि जब भी आपके पास से कोई मुर्गी की या आपकी चिकन की जो है कोई गाड़ी गुजरेगी तो आपको बहुत शदीद स्मेल आएगी, इवन के जहां तक हो जाएगी तो स्मेल बखेरेगी। तो ये एक एस्पेक्ट है which is disturbing air को इसका as such नहीं कर रही, लेकिन it causes odor in the air। हवा के अंदर वो कम से कम ये जो एयर है उसके अंदर वो उसके एस्थेटिक वैल्यू खराब कर रही है, उसके अंदर स्मेल प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो as such कोई ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन तो नहीं हो रही, बट दिस एयर एमिशंस causes odor। ये ओडोर है जिसकी जो एयर एमिशंस की शक्ल में प्रोड्यूस हो रहा है, which is nuisance to the local people, ठीक है। तो ये एस्पेक्ट है which is related to poultry control shed। इसी तरह अगर मैं बात करूं फ्लोराइड फाना की, तो फ्लोराइड फाना में ऐसा कोई डिस्टरबेंस यहाँ पे नहीं होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस एस्पेक्ट इज नेग्लिजिबल। This aspect is negligible because this aspect has not, इस एस्पेक्ट का डिस्टरबेंस ज़्यादा नहीं है, तो हम इस एस्पेक्ट को हम नेग्लिजिबल कह देते हैं। अच्छा यहाँ पे एक बात और मैं बताना भूल गया कि एक तो ओडोर है, दूसरा अगर कंपनी कोई जनरेटर इस्तेमाल कर रही है तो दिस इज आल्सो द एस्पेक्ट, ठीक है। अच्छा, ह्यूमन इंटरेक्शन, अगेन ह्यूमन इंटरेक्शन क्या हो सकता है? ह्यूमन इंटरेक्शन ये है कि पीपल आर लिविंग अराउंड दैट कंट्रोल शेड, अगर लोग इस कंट्रोल शेड के गिर रहे हैं तो अगेन इट विल बी अ न्यूसेंस। ये एस्पेक्ट है, ये ओडोर एक एस्पेक्ट है जो कि ह्यूमन इंटरेक्शन को भी खराब करेगा। तो दीज आर द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू ईएमएस, और फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि इंपैक्ट्स क्या हो सकते हैं। इंपैक्ट्स मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ।